अगर आपके मुंह में कोई ऐसा दांत है जिसका कोई एज शार्प है और वो किसी एक जगह पे बार बार ज़ख़म कर रहा है तो ये अच्छी चीज़ नहीं। मुंह में एक जगह पे बार बार ज़ख़म का होना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि जब हम प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म चीज़ें लेते हैं और खाते हैं तो वो हमारी कैंसर का इंसिडेंट बढ़ा देती है। प्रोफेसर डॉक्टर असद एजाज़ मेरे हमरा मौजूद हैं। मुंह का कैंसर हो जाता है उसके बाद लोग समझते हैं कि ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। क्या ऐसा है? और अगर किसी को मुंह का कैंसर हो जाता है तो उसे किस तरह से उसे टैकल करना चाहिए, किस तरह उससे बचना चाहिए, उसकी जो प्रिवेंशन है वो कैसे की जाए, उसका क्योर, उसका इलाज कैसे किया जाए, आज सारी तफसील जो कि डॉक्टर साहब मेरे हमरा मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे और हर तफसील उनसे हर सवाल पूछकर मुकम्मल तफसील आपको पहुँचाएँगे। मुँह का कैंसर किस वजह से होता है और किस तरह इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इस इम्पोर्टेंट मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया। मुंह के कैंसर की बहुत सी वजूहत हैं हमारी सोसाइटी में। पान, गुटखा, छालिया और सिगरेट का बेतहाशा इस्तेमाल, वैसे तो इनमें से कोई एक फैक्टर भी मुंह का कैंसर कर सकता है, लेकिन जब ये फैक्टर्स मिल जाते हैं तो मुंह के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो मुंह के कैंसर की वजूहत यूरोप और अमेरिका में थोड़ी सी डिफरेंट हैं, उधर अल्कोहल और बाकी फैक्टर्स ज़्यादा हैं, और हमारी सोसाइटी में मिडिल ईस्ट एशिया में ये पान, गुटखा, छालिया और स्मोकिंग की वजह से। कराची में देखते हैं ज़्यादातर ये गुटखा और इस चीज़ों की तरफ जाते हैं। लाहौर वगैरह में भी आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ऐसी चीज़ें। जी इंटरेस्टिंगली आप सही कह रहे हैं कि कराची में पान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, वहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। लेकिन ये बड़ा अलार्मिंग है कि अब लाहौर और पंजाब में भी अगर हम पिछले 20 साल का मुआवजना करें तो जब हमने ट्रेनिंग शुरू की आज से 15-20 साल पहले, तो उस वक़्त हमें अगर एक हफ़्ते में 3 मरीज़ देखने को मिलते थे कैंसर के, तो अब हमारे एक ओपीडी में 5 से 7 मरीज़ होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका मुंह के कैंसर होने का जो परसेंटेज है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। सर जो दूसरे कैंसर हैं उसमें काफ़ी इंसान डिप्रेस हो जाता है, देखता है कि बचने के चांस बड़े कम नज़र आते हैं। क्या उम्मीद होती है मरीज़ की, अगर जल्दी पता चल जाए मुंह के कैंसर का, क्या रिकवरी हो सकती है, चांसेस होते हैं? जी बड़ा आपका मौजू सवाल है। इसमें बेसिकली हम इसको जी डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, 1 से 4। हम लोगों को जो पढ़ाते हैं, जो अवेयरनेस देते हैं, वो यही देते हैं कि अगर मरीज़ सही वक्त पे हमारे पास प्रेजेंट कर जाए तो उसका बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है। और बीइंग ए सर्जन वी कैन रिमूव दैट ट्यूमर। इसमें हमें गर्दन की सफाई भी करनी पड़ती है साथ, क्योंकि गर्दन में फैलता है। और अगर जूँ स्टेज बढ़ती है उतना उसकी प्रोग्नोसिस बुरी हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जल्द से जल्द हमारे पास प्रेजेंट करे। और ये वर्कशॉप और ये जो हम करा रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, इसका एक प्राइमरी मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है। ताकि जो हमारे ट्रेनीज़ हैं, जो हमारे यंगर कोलीग्स हैं, दे कैन आइडेंटिफाई दीज लीजन्स इन ओरल कैविटी और उनको जल्दी से रेफ़र करें ताकि मरीज़ का जल्दी से इलाज हो सके। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि कैसे पता चलता है, एक आम लेमैन है उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने चेकअप करवाना है कि कैंसर की स्टेज हो सकती है, ये किस तरह उसको पता? जी बिल्कुल, ये चीज़ें भी हम लोगों में अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुंह के अंदर कोई भी सुर्ख या सफ़ेद निशान अगर ऐसा हो जो कि आपको पहले नज़र नहीं आया और आपके मुंह में अपीयर हुआ है, तो यू मस्ट सी एन स्पेशलिस्ट दैन। उसके अलावा अगर कोई एक ऐसा ज़ख़म मुंह में बने, आम तौर पे हम सब के मुंह में ज़ख़म बनते हैं, तो अल्लाह मियां ने एक हीलिंग का निज़ाम रखा हुआ है। जल्दी भर जाते हैं ज़ुबान पे, फिर कभी कट बिल्कुल लगते हैं, और उसको हम अपनी ज़ुबान में अल्सर कहते हैं। तो कोई एक ऐसा अल्सर जो कि उसकी हमारी गाइडलाइन ये है कि अगर 14 दिन तक वो ना भरे तो फिर आपको ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। और उस मशवरे का फ़ायदा ये होगा कि अगर उसमें कोई ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो कि ओरल कैंसर की तरफ जा सकती हैं, तो हम फ़ौरन फिर उसकी बायोप्सी करके टुकड़ा लेके तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन सी स्टेज है कि जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मरीज़ के बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं? वो क्या स्टेज होती है? जी स्टेज 4 पे जब मरीज़ हमारे पास आते हैं, ऑल्दो उसमें भी हम क्योंकि हमारे सोसाइटी में मरीज़ पहले हकीम के पास चले जाते हैं, किसी क्वैक के पास चले जाते हैं, तो हमारे पास प्रेजेंट लेट करते हैं और उसकी वजह से फिर हमें बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं उनके ट्रीटमेंट में। स्टेज 4 इज़ स्टेज जिसमें अगर आप पेशेंट प्रेजेंट करता है तो आपके जो 5 साल ज़िंदा रहने का जो एक दौरानिया है उसमें वाज़े कमी हो जाती है, जो कि जिसको हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट कहते हैं।
सो स्टेज 4 इज़ अ स्टेज विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, और हमारा एम भी यही है, पढ़ाने का भी और लोगों में अवेयरनेस का भी, कि हमें मरीज़ जल्द से जल्द वो रेफ़र करें ताकि हम उनको देखें। और इसमें फैमिली हिस्ट्री का भी रोल आता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अगर पेरेंट्स में खुदा न खास्ता या घर में किसी को मुंह का कैंसर हुआ है तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं मुंह के कैंसर होने के। तो उस पे फिर हमें उन फैमिलीज़ की स्क्रीनिंग ज़्यादा रूटीनली करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वो मरीज़ जिसमें पहली दफ़ा हो रहा है। सर, गुटखा, अल्कोहल, सिगरेट वगैरह, इसके अलावा आम रूटीन में जो चीज़ें हम खाते हैं, जैसे फ़ास्ट फूड का आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के बर्तनों में खाने की वजह से प्लास्टिक के ज़रात आ रहे हैं, कि इन चीज़ों से भी मुंह के कैंसर को कोई इफ़ेक्ट होता है, उसको क्या लीड करता है? जी, मुंह के कैंसर में एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये हैं कि अगर आपके मुंह में कोई ऐसा दांत है जिसका कोई एज शार्प है और वो किसी एक जगह पे बार बार ज़ख़म कर रहा है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं। मुंह में एक जगह पे बार बार ज़ख़म का होना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और हमने मरीज़ ऐसे देखे भी हैं और ट्रीट भी किए हैं। नेक्स्ट, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि ओरल कैविटी में जब मौजूद होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हम उन्हें कहते हैं, जिनका ओरल कैंसर के होने में बड़ा रोल बताया गया है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं प्लास्टिक की और प्लास्टिक के बर्तन में खाने की, तो इसका ज़्यादा रोल जीआई कैंसर्स में है। ओरल कैविटी में इट हैज़ नॉट बिन प्रूवन येट, बट आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब हम प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म चीज़ें लेते हैं और खाते हैं तो वो हमारी कैंसर का इंसिडेंट बढ़ा देती है। सो ये जो मुंह का कैंसर बेसिकली है, ये जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें जब एक दफ़ा जीन्स में चेंज आ जाए तो फिर अगर हम एक दफ़ा पेशेंट को ट्रीट भी कर देते हैं तो उसके बाद भी नया कैंसर होने के चांसेस मौजूद रहते हैं। सो जो लेटेस्ट रिसर्च आजकल चल रही है वो जीन्स थेरेपी पे चल रही है। सो इट इज़ एम्ड एट जीन मॉडिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई दोज पुअर जीन्स, और फिर उन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है। ऑडियंस देख रही है, अब जो लोग कैंसर में चले गए हैं या उनके फैमिली मेम्बर को इस तरह चले गए, उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें, क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरह अपने आप को दोबारा आम जिंदगी की तरफ लेके आए? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। चूँकि मुंह का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो विजिबल है। बाकी बॉडी में कैंसर्स होते हैं, जैसे खुदा न खास्ता किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कैंसर हो गया तो वो आप कपड़े पहने हैं, नज़र नहीं आ रहा, कोई ज़ख़म भी है खुदा न खास्ता। अब ये ऐसी चीज़ है आप छुपा नहीं सकते। और इवन हमने ये भी देखा कि जो पेशेंट के घर वाले भी कई दफ़ा उनसे तंग आ जाते हैं और वो बड़े मसाइल होते हैं। तो मशवरा उनको यही है कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपको इलाज मौजूद है, आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बताना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे कि मेरा 15 साल कैरियर है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कई मरीज़ जो मैंने ऑपरेट किए हैं, मोर दैन 10 years दे आर डूइंग फाइन। येस, वी हैव लॉस्ट पेशेंट्स जिनकी बड़ी एडवांस डिजीज़ थी, लेकिन हमें वी शुड ऑलवेज़ लुक एट द ब्राइटर पिक्चर, और लोगों को हम उम्मीद देते हैं कि मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के पास है। तो जो हिम्मत कोशिश हम डॉक्टर्स और उनके अटेंडेंट्स मिलकर कर सकते हैं वो करना चाहिए। और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से और नए ऑप्शंस की वजह से बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, मैं जर्मनी में रहा हूँ जी, और मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स आयरलैंड का भी एग्ज़ाम दिया, फेलोशिप की हुई है। हमने दुनिया में देखा है हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। हमारे रिसोर्सेज का कई दफ़ा इशू होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वी आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब कीपिंग अवर रिसोर्सेज इन माइंड। ठीक हो गया सर। लास्ट आपके से ये सवाल करना चाहेंगे, जो आपकी एसोसिएशन है और पाकिस्तान लेवल पे इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा रहा है आपके मुताबिक? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये कॉन्फ्रेंस एक एग्जांपल है जो हम लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा हम छोटे मोटे सेमिनार्स भी करते रहते हैं इन डिफरेंट सिटीज़, बिकॉज आवर एसोसिएशन इज़ अ नेशनल एसोसिएशन। वी हैव अवर रिप्रेजेंटेटिव इन एवरी सिटी। तो वो अपने अपने तौर पे अपने इंस्टीट्यूशन में इस तरह के प्रोग्राम मुरतब करते रहते हैं ताकि हमारे जूनियर कोलीग्स में और पेशेंट्स में भी अवेयरनेस क्रिएट की जाए। यहाँ पे हुकूमत वक्त से गुजारिश करना बड़ा ज़रूरी है कि पान, गुटखा, छालिया और सिगरेट के लिए हमें बड़ी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस बनानी चाहिए। ये जिस तरह हर गली मोहल्ले में मिल रहे हैं, जब तक हम इनको नहीं रोकेंगे, देखें एक तो वो बड़ा सस्ता है और हर जगह मौजूद है, इवन बच्चे भी खाते हैं। सो हमने अब एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग जो ये है कि पहले ये बीमारी 30 से 40 साल के लोगों में नज़र आती थी, लेकिन लेटली हमने अब
10 से 15 साल के बच्चों में भी ये बीमारी देखनी शुरू की है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये इनकी अवेलेबिलिटी ऑफ दीज थिंग्स। छोटे छोटे बच्चों को हम बाहर जाते हैं, हर चीज़ मुहैया मिल जाती है आसानी से। बिल्कुल। और उसके लिए हमें गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इस पर कोई बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसी बनाए। और सिगरेट स्मोकिंग पे ऑल्दो दे हैव प्लेस्ड दैट पिक्चर ऑफ ओरल कैंसर ऑन टॉप ऑफ दैट पैकेट, बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। सो सिगरेट वैसे ही मिल रहा है, तो उसका एक हल ये हो सकता है कि हम सिगरेट की प्राइस नहीं बढ़ा दें कि लोग लेने से पहले सोचें कि इतना हमारी ना सिर्फ कि आपके पैसे खर्च कर रहा है बल्कि आपकी सेहत को भी तबाह कर रहा है।